शुरू करने जा रहे हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले इस तरह से तो इस तरह से वो बहुत पतले पतले स्ट्रिप्स से बना हुआ है और ये जो कोर है इसको हम लोग कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ये कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो है वो आयरन का बना हुआ रहता है और इसमें इस तरह से हम लोग वायर रैप कर देते हैं। इसमें दो एंड है, किसी एक एंड में अगर हम सोर्स कनेक्ट कर दें तो फिर उस एंड को हम लोग प्राइमरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी। और दूसरा एंड जहां आउटपुट मिलता है उसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। लेकिन ये कौन सा सोर्स है और कौन सा आउटपुट दे रहा है उसके लिए समझते हैं ट्रांसफॉर्मर करता क्या। तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो वोल्टेज को चेंज करता है, वोल्टेज कन्वर्जन करता है, वोल्टेज कन्वर्जन। मतलब वो एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में एसी को कन्वर्ट करता है और ये केवल एसी के साथ काम कर सकता है, डीसी के साथ काम नहीं कर सकता। उसका क्या कारण है वो हम लोग देखेंगे, पर पहला काम तो ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि ये वोल्टेज कन्वर्जन करता है। और इस वर्ड से आप लोग परिचित भी हैं, ट्रांसफॉर्मर वर्ड तो डे टू डे लाइफ में आप लोग यूज करते होंगे। गली के हर कॉर्नर में एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ रहता है। तो वो क्या काम करता है वो सोचिए। देखिए एसी को जब हम लोग सप्लाई करते हैं उसका अगर हाई वोल्टेज पे सप्लाई हो, एसी को अगर हम लोग लो वोल्टेज पे सप्लाई करेंगे तो लॉस उसमें ज्यादा होगा, जो एनर्जी का लॉस होगा वो ज्यादा होगा। तो हम लोग एसी को जब सप्लाई करते हैं तो हाई वोल्टेज पे सप्लाई करते हैं। इसलिए आप देखते होंगे 11,000 वॉट, ये 11,000 वोल्ट का सप्लाई हो रहा होता है ना। तो वो इसलिए सप्लाई होता है कि वहां पे लॉस को हम लोग मिनिमाइज कर सके। और फिर उसके बाद जब वो पहुंच जाता है लोकेलिटी में तो पहले हम लोग 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट पे कन्वर्ट करते हैं और फिर गली में जो वो ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है वो 440 से 220 में कन्वर्ट करता है, इसलिए वो ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है। तो ये बेसिकली इसका काम है वोल्टेज कन्वर्जन। अब वोल्टेज अगर ये कन्वर्ट कर रहा है तो दो तरीके से कन्वर्ट कर सकता है। एक लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर सकता है, दूसरा ये कर सकता है कि हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करे। तो जब लो को हाई में ये कन्वर्ट करता है तो इसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, और जब हाई से लो में कन्वर्ट करता है तो इसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ठीक, तो पहला हमने इसका क्या काम है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है। सो ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस which is used to convert the AC from one voltage to another voltage, and it may be of two types: step up which converts from low voltage to high voltage, and step down which converts from high voltage to low voltage. अब इसके प्रिंसिपल की बात करें, इसके सिद्धांत की बात करें तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या करता है ये?
बेसिकली अगर हमारे पास दो कॉइल है, एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसकी वजह से दूसरे कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगता है और एज अ रिजल्ट दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और इसी फेनोमेनन को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखिए यहां पे अगर हम लोग एसी सोर्स देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कंटिन्यूअसली करंट बदलेगा, प्राइमरी कॉइल में कंटिन्यूअसली करंट बदलेगा। तो प्राइमरी कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है वो भी बदलेगा। हर जगह हमने देखा है कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना करंट वेरी करेगा उसी हिसाब से बी वेरी करेगा। तो इसके थ्रू का मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो इसके थ्रू का मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदलेगा। तो प्राइमरी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो इससे एसोसिएटेड जो सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी चेंज होगा एंड हेंस ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। सो दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये क्लियर है कि अगर ये एसी होगा तब तो ये चेंज काम करेगा। अगर आपने डीसी लगा दिया तो क्या करंट थ्रू दिस कॉइल चेंज करेगा? नहीं, करंट चेंज ही नहीं कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस इसमें नहीं होगा। सो ट्रांसफॉर्मर विल नॉट वर्क विथ डीसी करंट, ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, प्रिंसिपल हो गया कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है समझिए। तो आयरन के स्ट्रिप्स से इसको बनाया रहता है कोर को। ये क्यों यूज करते हैं? एडी करंट लॉस। एडी करंट कैसे आएगा वो भी समझ लीजिए। अगर एक प्लेट है और उस पूरे बॉडी पूरे प्लेट को अगर हम रख दें, पूरे प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से इस तरह से एडीज शेप का करंट आने लगता है और ये जो एडीज में जो करंट है वो करंट इसको हीट करने लगेगा। करंट की वजह से क्या होगा? इसमें हीटिंग इफेक्ट आएगा और जब हीटिंग इफेक्ट आएगा तो उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से यहां पे एनर्जी लॉस होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे एडी करंट लॉस होना शुरू हुआ तो जितना हम यहां से पावर दे रहे हैं वहां उतना पावर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लॉस तो यहीं से होगा ना, जो इनपुट पावर दे रहे हैं उसी में से लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा लॉस को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसके एरिया को कम करने की कोशिश करते हैं। दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे स्ट्रिपिंग बना देते हैं। तो ये एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। बेसिकली कितना एनर्जी वो डिसिपेट करेगा वो एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। जब हमने स्ट्रिपिंग कर दिया है तब वो एडी बनेगा भी, तो इस तरह का पतला पतला एडीज बनेगा जो उतना लॉस नहीं कराएगा जितना पहले फुल सॉलिड बॉडी में होता। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने देखा कि कोर किसका बना हुआ रहता है। ये कॉइल हो गया, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। अब देखिए अगर इसका कॉइल है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, आप इधर चाहे तो इधर भी प्राइमरी लगा सकते हैं और इधर सेकेंडरी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये मतलब बाइपोलर डिवाइस है। बाइपोलर मतलब आप इधर कनेक्ट कर दीजिए चाहे उधर कनेक्ट कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इधर कनेक्ट कर दिए तो ये प्राइमरी बन जाएगा और ये सेकेंडरी बन जाएगा, इधर आउटपुट वो देने लगेगा। तो ये हो गया हमारा मोस्टली कंस्ट्रक्शन का पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग इसके वर्किंग को देखते हैं। अब देखिए हम लोग जब डिराइव कर रहे हैं उस समय वी विल अज्यूम कि लिंकेज जो फ्लक्स का हो रहा है वो परफेक्ट लिंकेज हो रहा है। मतलब इनमें जो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है वो परफेक्ट म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, जो कपलिंग हो रहा है वो परफेक्ट कपलिंग हो रहा है। तो एक फ्लक्स यहां पे जो प्राइमरी कॉइल का एक कॉइल है, ये जो प्राइमरी कॉइल का एक टर्न है उसमें जो फ्लक्स होगा फाई, और सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न में जो फ्लक्स होगा फाई, दोनों इक्वल अज्यूम करेंगे। ठीक है, we will assume कि flux through one turn of primary coil is equal to flux through one turn of secondary coil। ठीक है, एक टर्न में जो फ्लक्स है यहां प्राइमरी कॉइल में और एक टर्न जो फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल में, दोनों इक्वल है। तो वर्किंग में हम लोग इसमें अगर फ्लक्स है और दोनों ही टर्न में, मतलब प्राइमरी के एक टर्न में फ्लक्स फाई मान लेते हैं तो सेकेंडरी के भी एक टर्न में फ्लक्स कितना होगा? फाई होगा। और ये फाई बदल रहा होगा, ये फाई क्या हो रहा होगा? बदल रहा होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड, बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल, बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड।
इसमें तो हमने वोल्टेज दिया ही है, लेकिन यहां पे जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल, जो बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है प्राइमरी कॉइल में, वो हो जाएगा माइनस एनपी, एनपी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इनटू d∅dt। लिख सकते हैं क्या? ईच टर्न का ये फ्लक्स होता है, ये जो फाई यहां पे लिखते हैं ना, वो ईच टर्न का फ्लक्स है, और ईच टर्न का फ्लक्स हमने प्राइमरी में भी वही फाई माना है और सेकेंडरी में भी फाई ही माना है। अच्छा, ये अगर यहां पे फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से यहां भी फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें भी कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल क्या मानेंगे? ES विल बी इक्वल टू माइनस NS d∅dt, ये अज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए, हमने यहां रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल माना है, तो अगर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो ऑब्वियसली जितना हमने वोल्टेज सप्लाई किया है और जितना इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, दोनों इक्वल होना चाहिए कि नहीं। तो कैन वी राइट कि ईपी जो होगा, है ना, ऐसे टेढ़ा वाला ईपी जो होगा वो इक्वल होगा वीपी के, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो दिस इंप्लाइज वीपी इक्वल्स टू माइनस एनपी d∅dt। दूसरा, अगर हम यहां पे बात करें, ES को भी हम लोग VS लिख सकते हैं। ES क्या है? ईएमएफ इंड्यूस्ड है। और अगर मान लीजिए ओपन सर्किट इधर रख दे, तो ओपन सर्किट में हमको मालूम है कि टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो ईएमएफ के इक्वल होता है। ओपन सर्किट अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े तो हम लोग जानते हैं कि वहां से ईएमएफ जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होता है। तो अगर ये ओपन सर्किट हो या अगर करंट बहुत कम अमाउंट में निकल रहा हो, है ना, इफ वी ड्रॉ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल, देन ES कैन बी रिटन एज VS, और तब VS को लिख पाएंगे माइनस NS d∅dt। ये दोनों ही इक्वेशन अपने पास आ गए, इनको अब हम लोग सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, ये आ जाएगा VP बाई VS इक्वल्स टू NP बाई NS। VP बाई VS इक्वल्स टू NP बाई NS। इसी का जो रेसिप्रोकल होता है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा VS बाई VP इक्वल्स टू NS बाई NP। ये जो चीज है ना, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब इसका क्या वैल्यू होता है वो आगे देखेंगे, पहले इसको कॉपी करेंगे। चलिए, तो इतना लिख लिया आप लोग। अब हम लोग इसको और आगे देखेंगे इसमें कि क्या लिख सकते हैं। हम पहले इतना मिटा लेते हैं। यहां पे हम लोग इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर डिफाइन करेंगे। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम लोग ईटा से दिखाएंगे, और ईटा का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो सेकेंडरी पावर बाई प्राइमरी पावर। मतलब हमने प्राइमरी में कितना पावर दिया, उसके कंपैरिजन में सेकेंडरी में हमको कितना पावर मिला। यानी अगर इसको लिखें तो VS इंटू IS लिख सकते हैं, बाई VP इंटू IP लिख सकते हैं, इंटू 100, है ना। ये परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करना होगा। तो ऐसा करेंगे तो हम लोग को इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर मिल जाएगा। इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर सपोज हमारे पास 100% इफिशियंट ट्रांसफॉर्मर है ना, अज्यूम करें आइडियल ट्रांसफॉर्मर 100% इफिशियंट, तो इसका मतलब ये 1 होना चाहिए। इसका मतलब VS इंटू IS इक्वल्स टू VP इंटू IP होना चाहिए।
ये है 100% इफिशिएंट ट्रांसफार्मर का सिचुएशन। और तब हम लोग यहां जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमने देखा उसको VS बाई VP हमने देखा, तो यहां भी VS बाई VP निकाल सकते हैं, IP बाई IS, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं NS बाई NP। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का एक्सटेंडेड फॉर्मूला। अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात की उसके रिगार्डिंग देखना है। अगर हम लोग को मतलब हम लोग अगर एक इक्वेशन देखें VS इक्वल्स टू NS बाई NP इंटू VP, है ना, ये इक्वेशन यहां से डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, VS इक्वल्स टू NS बाई NP इंटू VP। अब वो जो रेशियो है ना NS बाई NP यही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, यही डिसाइड करता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो आप देखिए VS बाई VP भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और इसका मतलब हो गया कि VS इज ग्रेटर देन VP, मतलब आपको स्टेप अप मिल रहा है, वोल्टेज जो सेकेंडरी पे है वो प्राइमरी से ज्यादा मिल रहा है। तो ये स्टेप अप कब हुआ? जब हमने NS बाई NP ग्रेटर देन 1 किया, यानी हमने NS ग्रेटर देन NP किया। अब NS ग्रेटर देन NP का क्या मतलब होता है? मतलब हमने सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लगाए और प्राइमरी में कम नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो ये स्टेप अप का कंडीशन हो गया। ये स्टेप अप कब मिलेगा? जब हमने सेकेंडरी कॉइल में सेकेंडरी जो सेक्शन है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज्यादा लगाए और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कम लगाए, तो ये स्टेप अप का कंडीशन हो गया। और उसमें हम लोग को हाइयर वोल्टेज मिला। अब हाइयर वोल्टेज मिला तो कभी कभी दिमाग में आया सर वोल्टेज बढ़ा लिए तो मन है तो जितना मन है उतना बढ़ा लो, है ना, 2 वोल्ट क्रिएट करो और उसको 2000 वोल्ट में कन्वर्ट करो, है ना, उसको में हमको खाली ये क्या करना है, अगर हमको 2 से 2000 करना है तो 1000 के फैक्टर से नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा करना है, बस इतना ही तो करना है, क्योंकि अपना VS बाई VP NS बाई NP के इक्वल है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 10 रखें और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी 10,000 कर दे तो 1000 के फैक्टर से ये बढ़ गया, तो यहां 2 वोल्ट डालोगे तो यहां पे 2000 वोल्ट मिल जाना चाहिए। तो ऐसे में तो गजब हो गया, मतलब 2 वोल्ट का छोटा बैटरी लिया 2000 क्रिएट कर लिए, हालांकि बैटरी के साथ वो काम करेगा नहीं, लेकिन 2 वोल्ट छोटा सा डायनेमो को खाली रोटेट करा दिए, वहां से एसी क्रिएट की और फिर उसको 2000 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो जाएगा कि नहीं, कि भाई छोटा सा एनर्जी क्रिएट कर रहा है और बड़ा एनर्जी हो रहा है। तो यहां पे कुछ ना कुछ कैच है, क्या कैच है वो समझिए, वो आप यहां से समझ पाइए। जब हमारा VS ग्रेटर देन VP होता है, यानी VS बाई VP ग्रेटर देन 1 है, उस समय IP बाई IS ये भी ग्रेटर देन 1 हो जाता है, यानी इस केस में IS जो हो जाएगा वो लेस देन IP हो जाएगा। मतलब जिस फैक्टर से हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे सेकेंडरी में, उसी फैक्टर से करंट, जिस फैक्टर से वोल्टेज बढ़ेगा उसी फैक्टर से करंट घटेगा। मतलब आपने अगर 1000 टाइम्स वोल्टेज बढ़ाया तो आपका करंट 1000 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए 2 वोल्ट आपके पास वोल्टेज था और 1 एम्पियर करंट आ रहा था, आपने 2 वोल्ट को 2000 वोल्ट बनाया स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के, तो करंट जो हो जाएगा वो 1/1000 हो जाएगा। अब इतना छोटा करंट का आप क्या करिएगा, 2000 वोल्ट रहेगा भी तो ऐसा नहीं कि आप यहां पे एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। 2 के फैक्टर से या 10 के फैक्टर से अगर वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना हो तो इसको यूज किया जा सकता है, बट ध्यान रखना होगा कि अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ करंट को डिक्रीज कर होना होगा फॉर एनर्जी टू रिमेन कंट्रोल। इसके अलावा अगर हम स्टेप डाउन की बात करें तो डिस्कशन बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। स्टेप डाउन में यहां लिख लेते हैं स्टेप डाउन के लिए NS, यहां स्टेप डाउन लिख रहे हैं NS
बाई एनपी जो होगा वो लेस देन 1 होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कम होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से, एज अ रिजल्ट Vs बाई Vp भी लेस देन 1 होगा, यानी वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल विल बी लेस देन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, एंड दिस इंप्लाइज करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल, है ना। अब करंट बढ़ गया, वोल्टेज घटा और करंट बढ़ गया, वोल्टेज तो घट ही रहा है लेकिन करंट बढ़ेगा, तो जिस फैक्टर से वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी फैक्टर से करंट बढ़ जाएगा इन स्टेप डाउन, है ना। वोल्टेज घटाएंगे करंट बढ़ेगा, इज इट क्लियर। तो ये स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। अब ध्यान रखिएगा कि स्टेप अप इज फॉर वोल्टेज अप, करंट डाउन होता है, और स्टेप डाउन इज आल्सो फॉर वोल्टेज डाउन, करंट अप होता है। अब इसके बाद लास्ट में एक जो चीज बच जाती है वो है लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। क्या क्या तरह के लॉसेस हो सकते हैं। हम जब इफिशियंसी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 100% इफिशिएंट तो एक्चुअल ट्रांसफार्मर नहीं होता होगा, कुछ ना कुछ उसका एफिशिएंसी 100 से कम होता होगा, 70%, 80%। तो क्या क्या लॉस है जिसकी वजह से एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कम हो जाता है। एक पहला लॉस जो आता है वो है कॉपर लॉस। क्या है ये कॉपर लॉस? तो कॉपर लॉस जो है वो है बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ दिस कॉपर। हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, बट कॉपर का रेजिस्टेंस जो है वो कुछ तो है। तो हाई वोल्टेज करंट, हाई वोल्टेज एसी जब पास करेगा तो कुछ ना कुछ वहां पे हीटिंग इफेक्ट होगा। तो इन कॉइल्स का जो हीटिंग की वजह से एनर्जी लॉस होता है उसी को हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं। ये हीटिंग की वजह से हो रहा है, हीटिंग इन कॉइल। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? कॉपर यूज कर सकते हैं भाई, बेस्ट क्वालिटी, और कुछ नहीं कर सकते, है ना। सिल्वर तो यूज नहीं कर पाएंगे, है ना, नहीं तो पता चला ट्रांसफार्मर में से उड़ा के ले गया। दूसरा कॉपर लॉस, इसके बाद आता है आयरन लॉस। सिल्वर लॉस, हाँ सिल्वर लॉस नहीं हो पाएगा, सिल्वर पूरा ही लॉस हो जाएगा। तो आयरन लॉस क्या होगा? आयरन लॉस जो है वो ऑब्वियसली कोर की वजह से हो रहा है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो इसमें दो तरह के लॉस हो सकते हैं, एक हिस्ट्रेसिस लॉस हो सकता है और दूसरा एडी करंट लॉस हो सकता है। तो मेनली एडी करंट लॉस को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। एडी करंट लॉस बाई, वो ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके कंस्ट्रक्शन में ही वही काम किया, स्ट्रिपिंग कर देते हैं और इन शीट्स को लैमिनेट कर देते हैं बीच बीच में। अगर लैमिनेट नहीं करेंगे तो सॉलिड रखो, चाहे ऐसे ऐसे करके रखो, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा बहुत एयर गैप होगा तो उसको पार कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लैमिनेट करना जरूरी होता है। तो आयरन लॉस ये हो गया। इसके अलावा और कौन सा लॉस हो सकता है? इसके अलावा जो लॉस है वो है लीकेज लॉस। लीकेज, ये लीकेज लॉस क्यों हो रहा है? हम लोगों ने अज्यूम किया था कि ईच टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल का जितना फ्लक्स है, ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल का भी उतना ही फ्लक्स है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। अब उसको हम लोग लीकेज को, यहां पे लीकेज होगा, फ्लक्स जो होगा, कुछ फ्लक्स जो है एयर में लीक करेगा, और यहां पे जो हमने फाई अज्यूम किया कि इसमें भी फाई ईच टर्न के साथ फ्लक्स फाई, इसमें भी ईच टर्न के साथ फ्लक्स फाई, वो फाई सेम होना जरूरी नहीं। तो जब लीक हो जाएगा तो यहां का फ्लक्स इससे कम हो जाएगा। इस लीकेज लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? आयरन का कोर यूज करने से एक तो मिनिमाइज कर सकते हैं, दूसरा इसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। क्या बदलाव होता है? अब देखिएगा एनसीईआरटी में ये भी डायग्राम बना हुआ है। प्राइमरी कॉइल लपेटे और उसी के ऊपर सेकेंडरी कॉइल भी लपेटी, सेम आयरन को, है ना। उससे क्या होगा कि जितना फ्लक्स उसमें उतना ही फ्लक्स उसमें रहेगा, लीक होने का सवाल नहीं। तो ये लीकेज लॉस को मिनिमाइज इस तरह से किया जा सकता है। इस तरह से हमारे सारे लॉसेस भी हो गए ट्रांसफार्मर के, और हम लोग का ट्रांसफार्मर